Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss paper code BSOE 145 Religion and Society. जो भी बच्चे दिसंबर 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस सब्जेक्ट से जुड़े गैस पेपर मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे ज्वाइन करके आप ज़्यादा अपडेट ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। मतलब आपको मैजिक, साइंस और रिलीजन के बीच में अंतर को बताना है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन आर थ्री वेज पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो हमें दुनिया को, वर्ल्ड को जानने के लिए तीन तरीके हमारे पास है, मैजिक, साइंस और रिलीजन। दे all try to explain why things happen and how the world works, but they use different ideas and methods. तीनों के अपने आइडियाज़ है, मेथड्स है, बट तीनों का ही तरीका या फिर तीनों का काम क्या है, ये ढूंढना कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं और जो वर्ल्ड है वो काम कैसे कर रहा है। ऑल्दो दे समटाइम्स ओवरलैप, ईच हैज़ इट्स ओन मीनिंग। सबका अपना मीनिंग है, सबका अपना पर्पस है। तो पहले हम देखेंगे मैजिक के बारे में, ठीक है। Magic is the belief that a person can control events or forces through spatial actions, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट। तो मैजिक को हम ये समझ सकते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कुछ स्पेशल पावर है। अगर उसके पास कोई स्पेशल एक्शन है, उसके वर्ड्स, उसके ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है लोगों से, तो हम मानते हैं कि उसके पास मैजिक है। In magic, people think that performing certain ritual or using charms will directly cause a desired result. ऐसा माना जाता है कि जिसके पास मैजिक है उसके पास एक चार्म होता है और उसके पास एक सर्टेन रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ वो करता है। नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स ऑफ मैजिक, कि मैजिक के की फीचर्स क्या क्या है। पहला है बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। पहला बिलीव किया जाता है सुपर नेचुरल पावर में। मैजिक वर्क्स ऑल थ्रू हिडन फोर्सेस कैन नॉट बी सीन और प्रूव्ड। जो मैजिक है वो हिडन फोर्सेस होता है जिसको हम देख नहीं सकते। कॉज एंड इफेक्ट इज अज्यूम्ड नॉट टेस्टेड। जिसका कॉज है या फिर इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पर्पस, मैजिक इज़ यूजुअली यूज टू सॉल्व एवरीबडी प्रॉब्लम लाइक प्रोटेक्शन, हीलिंग एंड सक्सेस और लक। तो मैजिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ से जुड़े प्रॉब्लम्स। नो फिक्स्ड मॉरल सिस्टम, मैजिक इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ राइट और रॉन्ग, इट फोकसेस मोर ऑन रिजल्ट। तो मैजिक जो है वो सिर्फ रिजल्ट पे बेस्ड है, वो रिजल्ट पे फोकस करता है, सही और गलत पे फोकस नहीं करता है। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसके। तो इसका पहला एग्जाम्पल मतलब इसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि बिलीविंग डैट अ लकी चार्म कैन प्रोटेक्ट यू। मतलब माना जाता है कि अगर आपके पास मैजिक है, आपके पास लकी चार्म है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग स्पेल्स, रिचुअल्स और ब्रिंग गुड फॉर्चून। मतलब रिचुअल्स के थ्रू या फिर स्पेल कुछ बोल कर इस तरीके से आपके फ्यूचर को, आपकी गुड लक को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एंसेंट पीपल मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू कंट्रोल द वेदर। मतलब पहले के जो लोग थे वो तो वेदर को कंट्रोल करने की भी दावे करते थे। आगे है मैजिक इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड सिम्बॉलिक एक्शन रादर देन साइंटिफिक एविडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मैजिक होता है वो साइंटिफिक एविडेंसेस के बियॉन्ड होता है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशंस पे, बिलीफ्स पर और सिम्बॉलिक एक्शंस पे ही डिपेंडेड होता है। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में कि साइंस किस चीज़ पे फोकस करता है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे of understanding the natural world using observation. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑब्जर्वेशन पे
और एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित होता है। साइंटिस्ट स्टडी हाउ थिंग्स वर्क्स बाय कलेक्टिंग एविडेंस एंड टेस्टिंग आइडियाज़। जब तक ये आइडिया को टेस्ट ना कर ले, एविडेंसेस इनके पास ना हो, तब तक ये नहीं मानते कि हमने किसी चीज़ को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यही साइंस है। इसके की फीचर्स क्या क्या है? बेस्ड ऑन एविडेंसेस। पहला तो ये है कि साइंस हमेशा एविडेंस या प्रूफ मांगता है, उसी के ऊपर उसकी मेजरमेंट हो या उसकी डिमांड्स, तो सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर आधारित होते हैं। दूसरा, टेस्टेबल एंड रिपीटेबल, मतलब जो होते हैं आंकड़े, इनके वो टेस्ट किए जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, और अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तब माना जाता है कि वो क्या है, साइंटिफिक है। चेंजेस विद न्यू नॉलेज। साइंटिफिक आइडियाज़ कैन चेंज इफ़ न्यू एविडेंस इज़ फाउंड। साइंटिफिक आइडिया चेंज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसे हो। अगर नया कुछ ढूंढा जाता है, नए आइडिया मिल जाते हैं, तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। एक्सप्लेन नेचुरल लॉज। साइंस लुक्स फॉर नेचुरल कॉजेज बिहाइंड इवेंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो साइंस हमेशा नेचुरल लॉज के ऊपर जाता है, ना कि सुपर नेचुरल फोर्सेस के ऊपर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके हम। Studying how plants grow by giving them different amount of light। तो एग्जाम्पल साइंस का ये है कि वो ये देखेगा कि प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है, मतलब कि लाइट के इफेक्ट में किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अगर हम लाइट कम डाल रहे हैं तब उसका ग्रोथ कैसा जा रहा है, और लाइट ज़्यादा डालने पे कैसे जा रहा है। यूजिंग मेडिसिन क्रिएटेड आफ्टर लॉन्ग रिसर्च एंड टेस्टिंग। अगर कोई भी मेडिसिन आती है मार्केट में, तो उससे पहले उसका रिसर्च और टेस्ट उसका किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग वेदर थ्रू डेटा एंड साइंटिफिक मॉडल्स। ठीक है, तो वेदर का भी हम कैसे निकालते हैं, डेटा और साइंटिफिक मॉडल्स के थ्रू उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो किया जाता है। साइंस हेल्प्स improve टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स थ्रू रिलायबल मैथड्स। तो साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी का, रिसर्च का एंड बहुत सारे रिलायबल चीज़ों का यूज़ करके ही किसी चीज़ के नतीजे पर पहुंचता है। अब बात करेंगे हम तीसरा अपना रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन कैसे है। तो रिलीजन इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस सेंटर्ड अराउंड a higher power or gods. It gives meaning to life, guides moral behavior and provides answer to spiritual question। तो रिलीजियस या फिर रिलीजन होना क्या कहलाता है, कि अगर आपके पास बिलीव्स है अपने, और आपके पास हायर पावर है गॉड को लेकर, आप गॉड को मानते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, लाइफ को एक अलग मीनिंग देने का काम करता है, और आपको मॉरल बिहेवियर करना सिखाता है, और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस करना और उसके आंसर्स देना सिखाता है। तो यही कहलाता है रिलीजन। रिलीजन के की फीचर्स क्या क्या है? पहला, फेथ इन डिवाइन पावर। हम अगर रिलीजियस हैं हम, तो हम किसी न किसी पावर को मानते हैं, मतलब किसी न किसी भगवान को हम मानेंगे, तो इसमें हम गॉड पे बिलीव करते हैं। मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस। इट हेल्प्स पीपल नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क को सिखाता है। नेक्स्ट है रिचुअल एंड वर्शिप। जो रिलीजन है वो हमें क्या सिखाता है, प्रेयर्स, सेरेमनीज एंड सेक्रेड टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन। जो भी रिलीजन होता है उसमें उनके स्पेशल प्रेयर होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, और उनके कुछ स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, जैसे कि कुरान, गीता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिलीजन डिस्कस पर्पस। रिलीजन जो है वो पर्पस बताता है, लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ है वो ये बताता है। मीनिंग ऑफ सफरिंग बताता है हमें। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, प्रेइंग इन अ टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क्यू। अगर हम कोई प्रेयर कर रहे हैं, प्रेइंग करा जाता है रिलीजन में, ठीक है, टेम्पल, चर्चेस या मॉस्क्यू में। फॉलोइंग मॉरल टीचिंग लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड चैरिटी, इन पे फोकस किया जाता है। बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। नेक्स्ट है रिलीजन प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट इन कम्युनिटी एंड होप। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल टर्म्स में हम तीनों का देखें तो मैजिक ट्राइज टू कंट्रोल द वर्ल्ड थ्रू सुपर नेचुरल
एक्शन, इसमें फोकस किया जाता है सुपर नेचुरल एक्शन पे। साइंस में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन द वर्ल्ड यूजिंग एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चलता है। रिलीजन जो है ट्राइज टू गिव मीनिंग टू द वर्ल्ड थ्रू द फेथ एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। तो ये तीनों के बीच में ये अंतर है, जो रिलीजन और फेथ और स्पिरिचुअल बिलीफ में बिलीव करते हैं। ऑल थ्री आर ह्यूमन वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ बट दे फॉलो वेरी डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तीनों ही लाइफ को एक अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका बताते हैं, लेकिन तीनों के अपने अपने तरीके हैं। अगर आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और आपको पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस pluralism? Discuss. Religion pluralism is an important idea in modern societies, especially in countries like India, where many religions exist together. It simply means accepting or respecting and peacefully coexisting with people who follow different religion. तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं धार्मिक बहुलवाद भी बोला जाता है इसका मतलब एक ऐसा ये धारणा है जिसके अंदर एक देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में पीसफुली तरीके से कोएग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुलवाद वहीं पाया जाएगा जहाँ पे लोग सहयोग से रहें, मिलजुल कर रहें, अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी। Religious pluralism does not ask anyone to give up their own beliefs. Instead, it encourages understanding and harmony among followers of different faiths. तो ये लोगों के बीच में हारमनी बढ़ाने का काम करता है, शांति बनाए रखता है और मेल मिलाप बढ़ाता है। मीनिंग ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, इसके मीनिंग्स को समझ लेते हैं। So, many religions living together in the same society, respecting each religion as having values, सबके अपने अपने वैल्यू होते हैं, और गिविंग इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन, सबको इक्वल फ्रीडम दिया जाता है रिलीजन्स को, इंक्रीजिंग डायलॉग्स एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द रिलीजन। तो सब धर्मों को समझना, सबके बीच में डायलॉग बातचीत को बनाए रखना और सहयोग को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, धार्मिक बहुलवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन आई अलाउ योर रिलीजन टू एग्जिस्ट। तो टॉलरेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग है ये, बट प्लूरलिज्म मीन आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड कंसीडर इट्स मीनिंगफुल यू। सो प्लूरलिज्म इज़ अ डीपर एंड मोर पॉजिटिव। तो ये टॉलरेंस से भी ज़्यादा डीपर और पॉजिटिव जो अपना व्यू है वो रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। इन हिस्ट्री मैनी सोसाइटी हैड ओनली वन डोमिनेंट रिलीजन. पीपल हु फॉलोड डिफरेंट रिलीजन वर ऑफन ट्रीटेड पुअरली, बट as societies become more democratic and globalized, people of many religions started living together. तो पहले क्या होता था कि कुछ रिलीजन ही हुआ करते थे देश में जिनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो कि डोमिनेंट हुआ करते थे सोसाइटी में। लेकिन आफ्टर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जैसे देश जो है वो डेमोक्रेटिक बन गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन हमारे देश में आने लगे और उनको लोगों ने मान्यता देना स्टार्ट कर दिया और सेम रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। दिस क्रिएटेड अ नीड फॉर पीसफुल को एक्जिस्टेंट एंड दैट इज़ हाउ द आइडिया ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म बिकम इम्पॉर्टेंट। इन इंडिया प्लूरलिज्म हैज़ एक्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज. हिंदुज़म, इस्लाम, सिखिज़म एंड क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे धर्म इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड मैनी ट्राइबल रिलीजन हैव लिव्ड साइड बाय साइड. दिस डाइवर्सिटी इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. तो इंडिया में क्या स्पेशल है कि इंडिया में बहुल धार्मिक जो है वो पाया जाता है, बहुत सारे धर्म है यहाँ पे, हिंदुज़म है, इस्लाम है, सिखिज़म है और इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सारे लोग ही यहाँ पे, सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है की फीचर ऑफ रिलीजियस
प्लूरलिज्म कि इसके की फीचर्स क्या क्या है। तो पहला है इक्वल रिस्पेक्ट इसमें दी जाती है। फ्रीडम ऑफ बिलीव्स, आपको अपने बिलीव्स, अपने जो प्रैक्टिसेस है, अपने जो प्रीच है, उनको मानने का पूरा फ्रीडम होता है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजियस वाले लोग भी पीसफुली रहते हैं बिना किसी डर के। नेक्स्ट है डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो लोग हैं वो खुद एक दूसरे को समझते हैं, उनके बिलीव्स को समझते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे की वैल्यूज़ शेयर करते हैं, काइंडनेस ऑनेस्टी एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, को एग्जिस्टेंट है, मतलब सारे धर्म मिलजुल के रहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। पहला है प्रमोट्स पीस, मतलब ये पीस को, ये शांति को प्रमोट करता है और कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। और सेकंड है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। In a democratic society, every person has equal right. Pluralism support fundamental rights and such as freedom of religion. तो ये freedom of religion को बढ़ावा देता है. Encourages social harmony, society में शांति को बढ़ावा देता है. ये दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं धर्म के, उनके साथ में पीसफुली रहने की कोशिश और कॉपरेट मेंटेन करने की कोशिश करता है. सपोर्ट्स नेशनल यूनिटी, देश के नेशनल यूनिटी को बरकरार रखता है. ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश में बनी रहती है. नेक्स्ट है एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ, ये पर्सनल ग्रोथ को भी किस तरीके से बढ़ाता है. लर्निंग अबाउट डिफरेंट रिलीजन, पीपल बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर है चैलेंजेस इन द रिलीजियस प्लूरलिज्म, कि इसमें चैलेंजेस क्या है. पहला है रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज़म, मतलब एक्सट्रीमिज़म का मतलब क्या होना कि बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस की भावना आ जाना. ठीक है, इस तरीके की भावना, या फिर पॉलिटिकल मिसयूज़ ऑफ रिलीजन का, जब मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन में जब आ जाती है, वो रिलीजन के मामलों को पॉलिटिक्स में लेकर आती है. धर्म के नाम पे जब इलेक्शंस लड़े जाते हैं या फिर वोटिंग करी जाती है, तब ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है. लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों के पास एजुकेशन अवेयरनेस की कमी होती है, इसलिए वो धर्म के नाम पर लड़ने के लिए, हिंसा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. सोशल प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप, हमारे समाज में प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप मतलब कि बहुत ज़्यादा जो रूढ़िवादिता है या फिर जो लोगों की सोच है वो एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति बनी रहती है, मतलब जो भी उनकी सोच है या रूढ़िवादी सोच है वो बना के रखते हैं. तो ये भी एक चैलेंज है. इसके अलावा दीज चैलेंजेस मस्ट बी एड्रेस टू स्ट्रेंथन द प्लूरलिज्म. कंक्लूजन में हम क्या पढ़ सकते हैं कि रिलीजियस प्लूरलिज्म इज़ अ पॉजिटिव एंड नेसेसरी अप्रोच फॉर पीसफुल लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी. अगर एक डाइवर्स सोसाइटी है तो वहाँ पे पीसफुल रहने के लिए धार्मिक बहुलवाद का होना बहुत ज़रूरी है. इट टीचेस अस टू रिस्पेक्ट differences, value freedom and living in harmony with people of all faiths. तो ये डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच हमें पीसफुली रहने के लिए सिखाता है. इन अ वर्ल्ड विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म इज़ अ नॉट जस्ट एन आइडिया, इट इज़ एसेंशियल फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड ह्यूमन डिग्निटी. तो ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए, पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है. अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. ठीक है, क्रिश्चियनिटी इन इंडिया के बारे में नोट लिखना है हमें. तो क्रिश्चियनिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रिलीजन इन द इंडिया, हैज़ अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री. ठीक है, इंडिया में इसकी एक बहुत लंबी और अपनी बहुत मजबूत एक हिस्ट्री है. इट इज़ बिलीव टू हैव अराइव्ड इन इंडिया ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो. 2000 साल पहले ये इंडिया में अराइज हुआ था, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड आउटसाइड द मिडल ईस्ट. आज क्रिश्चियनिटी को बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल जो है वो उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. अर्ली अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, सेंट थॉमस Apostle, one of the 12 disciples of Jesus Christ, came to India in 52 AD. तो 52 AD में जो ये थॉमस है, सेंट थॉमस, वो इंडिया में आते हैं.
ही said to have landed on the coast of Kerala, जो कि केरला में आता है. He preached to masses of Jesus, established the several churches in the region. These early Christians are known as Saint Thomas Christians or Syrian Christians of Kerala. They developed their own customs and traditions while keeping their faith alive for सेंचुरीज. तो इस तरीके से इंडिया में केरला में शुरुआत होती है और चर्चेस बनने लगते हैं, और जो सेंट थॉमस होते हैं उन्होंने स्टार्ट किया 52 AD के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग लेटर पीरियड्स. क्रिश्चियनिटी स्प्रेड फर्दर इन इंडिया ड्यूरिंग द 15th and 16th century with the arrival of यूरोपियन. तो 15 और 16 जो 16th सेंचुरी था, वहाँ पे क्या होता है, जो यूरोपियन लोग होते हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो फैलता है. जैसे कि पोर्तुगीज़ हो गए, फ्रेंच एंड ब्रिटिश. द पोर्तुगीज़ स्पेशली प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन गोवा. तो इन्होंने गोवा में स्प्रेड किया. मिशनरीज लाइक सेंट फ्रांसिस worked actively to teach the religion and the provide education. During British rule, many Christian missionaries established schools, colleges, hospitals. इस तरीके से उन्होंने schools बनाए, colleges बनाए, hospitals बनाए, social services centers खोले, और इन्होंने मॉडर्न जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, इनका जो हेल्थ केयर, मतलब इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन जो थे वो इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए. नेक्स्ट है क्रिश्चियन communities in India. Christianity in India is diverse. Different communities follow the different traditions, language and forms of worship. Some of the major groups include, तो पहला इनमें क्या है, सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ केरला. मतलब इनकी डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ बनी है क्रिश्चियनिटी में. पहला ये है, फिर दूसरा रोमन कैथोलिक, तीसरा है प्रोटेस्टेंट, और फिर है एंग्लिकन्स, और फिर है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस. Each group has its own unique identity and the way of practicing Christianity. फिर next है geographical spread. Christians are found all over India, but the highest population live in southern state. ठीक है, साउथ में ज़्यादा पाए गए हैं, केरला में ज़्यादा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तक ज़्यादा फैले हुए. इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में भी पाए जाते हैं. Contribution to Indian society. तो क्रिश्चियन इन इंडिया हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. पहले इन्होंने एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, दूसरा हेल्थ केयर में, तीसरा सोशल रिफॉर्म में. एजुकेशन में क्या किया इन्होंने, क्रिश्चियंस मिशनरीज स्टार्टेड द सम द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट स्कूल्स. इन्होंने स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, जैसे कि स्टीफन कॉलेज दिल्ली में हो गया, लोयला कॉलेज जो है वो चेन्नई के अंदर है. इसके अलावा हेल्थ केयर में बात करें तो हॉस्पिटल जो क्लिनिक्स है ये चलाते हैं. सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने जो पुअर हैं, ऑर्फन्स हैं, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करी है. कल्चर एंड फेस्टिवल्स इन्होंने स्टार्ट किए, लाइक क्या, क्रिश्चियन फेस्टिवल लाइक क्रिसमस, ईस्टर, ये सारे इन लोगों ने सेलिब्रेटेड जॉयफुली अक्रॉस इंडिया. क्रिश्चियंस आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, स्पेशली ब्यूटीफुल चर्चेस एड टू इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी. ठीक है, कंक्लूजन में पढ़ सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इज़ अ ब्लैंड ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंस. It has played a major role in shaping the India's education, social and cultural landscape. तो इंडिया की सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल लैंडस्केप को इसने शेप किया है. और डाइवर्स विद द इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, डाइवर्स कम्युनिटीज़ एंड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशंस, क्रिश्चियनिटी कंटिन्यू टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया रिच एंड वाइब्रेंट हेरिटेज. इस तरीके से यहाँ के कल्चर को और भी ज़्यादा एनरिच करने की कोशिश कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन हिंदुइज्म. हिंदुइज्म में कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या है. तो कर्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन हिंदुइज्म. द वर्ड कर्मा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड करी और विच मीन एक्शन और डेट. ठीक है, तो ये कर्मा जो है संस्कृत के करी वर्ड से है, जिसका मतलब होता है एक्शन, मतलब कुछ करना. इन सिंपल वर्ड्स कर्मा मीन दैट एवरी एक्शन यू डू गुड और बैड क्रिएट्स अ रिजल्ट. मतलब कर्मा का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, और दोनों रिजल्ट निकलते हैं उसके. एंड दैट रिजल्ट विल कम बैक टू यू आइदर इन दिस लाइफ
और इन अ फ्यूचर लाइफ। तो जो भी कर्मा आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका गुड कर्मा हो या बैड कर्मा हो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आता है वापस, चाहे आपकी प्रेजेंट लाइफ में आए या फ्यूचर लाइफ में आए। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे आप तो आपका कर्मा भी आपके साथ बुरा करेगा। इट्स लाइक अ नेचुरल लॉ, ठीक है, ये एक नेचुरल लॉ की तरह है। कॉजेज एंड इफेक्ट सिमिलर, हाउ प्लांटिंग अ सीड लीड्स टू अ ट्री ग्रोइंग लेटर। मतलब आप जैसे एक पेड़ बड़ा करते हैं, लेकिन पेड़ बड़ा करने के लिए पहले आप बीज लगाते हैं, बीज में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके वो पेड़ बनता है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें करेंगे नहीं, बस बीज लगा के छोड़ देंगे, तो वो बीज क्या होगा, वो सड़ जाएगा, वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा। तो वैसे ही हमारे कर्म हैं जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, और हमारे लिए हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो पक्ष है वो डिसाइड करते हैं। कर्म मीन्स एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो हम इसके प्रभाव देख लेते हैं। तो पहला क्या है इसका, इन हिंदुइज्म कर्मा इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्शन, इट्स इंक्लूड्स, इसके अंदर बहुत सारे एक्शन शामिल किए जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे इंटेंशंस। मतलब सिर्फ आप जो कर रहे हैं वही कर्मा नहीं है, आप सोच क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आपका सोचने का तरीका, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, ये भी तय करता है कि आपका कर्मा कैसा है। साथ में that believes that universe keep a balance, so whatever you send out, kindness, anger, truth, lies comes back to you। तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स हमारे हर एक चीज़ पे नज़र रखता है। अगर आप काइंडनेस दिखा रहे हैं, आप गुस्सा दिखा रहे हैं, आप सच्चाई दिखा रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो आपके पास कम बैक ज़रूर करता है, आपके पास वापस ज़रूर घूम कर आता है। टाइप्स ऑफ कर्मा, कर्मा की टाइप्स क्या है? हिंदू स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब 3 मेन टाइप, तो 3 मेन टाइप्स के माने जाते हैं। पहला है संचिता कर्मा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कर्मा यू हैव गैदर्ड फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। इट इज़ लाइक अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ योर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स, यू डू नॉट एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस एट वंस। मतलब क्या है, संचिता आपको ये बताती है कि ये एक तरीके से कर्मा का कलेक्शन है कि आपने कितने कर्मा कलेक्ट किए हैं अपने लाइफ के अंदर, चाहे आपका लाइफ हो, पास्ट लाइफ हो या प्रेजेंट हो। तो एक तरीके से स्टोर हाउस है जहाँ पे आपने अपने कर्मा को स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट है कि ये प्रबधा कर्मा, ये क्या कहता है हमें, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ संचिता कर्मा डैट इज़ रेडी टू बी एक्सपीरियंस्ड इन योर करेंट लाइफ। तो वो स्टोर हाउस था, लेकिन ये ऐसा कर्म है जो कि आपको एक्सपीरियंस करवाएगा आपकी करेंट लाइफ में। इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स सच एज फैमिली, हेल्थ एंड मेजर चैलेंजेस। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव्स यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस कर्मा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्रियामना कर्मा, दिस इज़ द कर्मा यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ विद योर प्रेजेंट एक्शन। मतलब ये वो कर्मा है जो कि आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं वही ये वाला कर्मा है। यू हैव कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ कर्मा बिकॉज यू कैन चूज टू एक्ट इन गुड और बैड। तो अभी आपके पास ऑप्शन है इस वाले कर्मा में कि आप सही काम करें या फिर आप गलत काम करें। जैसा करेंगे वैसे आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मा एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हिंदुइज्म टीचर्स दैट द सोल, आत्मा इज इटर्नल आफ्टर डेथ एंड सोल इज रीबोर्न। तो ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि आपका शरीर सिर्फ मरता है, आपकी आत्मा नहीं मरती है, आपकी आत्मा का रीबॉर्न होता है, दोबारा जन्म होता है। दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड समसारा। तो समसारा क्या कहलाता है, जो रीबर्थ हो रहा है आपका वही है। कर्मा प्लेइंग अ बिग रोल, तो कर्मा बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी रीबर्थ में। गुड कर्मा लीड्स टू अ बेटर नेक्स्ट लाइफ, अगर आप गुड कर्मा करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो लाइफ है आपकी उसमें आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बैड कर्मा परफॉर्म करते हैं तो आपका जो अगला लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। द मेन गोल इन हिंदुइज्म इज़ टू ब्रेक दिस साइकिल रीच मोक्षा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो कर्मा है वो हमें क्या सिखाता है, मोक्ष प्राप्ति करने का तरीका, विच मीन्स लिबरेशन। मोक्ष मतलब क्या, लिबरेशन, आज़ादी। व्हेन अ पर्सन हैज़ नो मोर कर्मा लेफ्ट टू एक्सपीरियंस, दे आर फ्रीड फ्रॉम रीबर्थ।
अगर आपके पास अपना कोई कर्मा नहीं बचता है तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन आपके पास अपना कर्मा बचा हुआ है, चाहे वो बैड हो या गुड हो, तो आपका रीबर्थ होगा ताकि उन चीज़ों को आप दोबारा डील कर सके। और अगर आपका कर्मा नहीं है आपके पास तो आप क्या हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मा इज़ नॉट पनिशमेंट। Many people think karma is only about punishment, but this is not correct. Karma is not a form of divine punishment reward. It is a simply natural law. ठीक है, ये natural law है, ये कोई punishment टाइप की चीज़ नहीं है. If you do good action with kindness, compassion and honesty, अगर आप compassion के साथ, kindness के साथ में अच्छा काम कर रहे तो positive कर्मा है वो. और if you harm others और एक्ट सेल्फिश, आप सेल्फिश बन रहे, एंगर दिखा रहे, तो ये आपका नेगेटिव कर्म है. इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंशन. इन हिंदुइज्म द इंटेंशन behind an action is very important. If you do something good but with selfish motive, the karma will not be fully positive. ठीक है, तो कर्मा सिर्फ हमारा काम नहीं है बल्कि इंटेंशन भी होता है. अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं लेकिन उस हेल्प के पीछे आपका मोटिव सिर्फ अपना सेल्फिशनेस है, तो ये कर्मा आपको क्या है, ये आपका नेगेटिव कर्मा है. हाउ टू इम्प्रूव योर कर्मा. हमें कर्मा को इम्प्रूव कैसे करना है, तो हिंदू टीचिंग सजेस्ट. तो क्या सजेशन है हमारे पास, डूइंग सेल्फलेस एक्शन. कर्मा योगा मतलब आप कुछ भी काम करें तो सेल्फलेस, वहाँ पे सेल्फिश बिल्कुल भी ना बने. स्पीकिंग ट्रूथफुली, आप सच्चाई बोलें हमेशा. हेल्पिंग अदर, दूसरों की आप हेल्प करना सीखें. अवॉइडिंग हार्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उसको अवॉइड करें. बीइंग माइंडफुल ऑफ थॉट्स, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को क्लियर रखें और बहुत ही पॉजिटिव सोचें. By doing these, a person purifies their minds and moves closer to moksha. तो इस तरीके से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं जब अपना माइंड बिल्कुल आप क्लियर रखेंगे, आपके पास सिर्फ प्योरिटी होगी तब. इन समराइज, हम समराइज क्या कर सकते हैं, कर्मा इन हिंदुइज्म इज़ द यूनिवर्सल लॉ दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिजल्ट. तो कर्मा हमें ये बताती है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिजल्ट, मतलब जितने भी एक्शंस आप करते हैं उन सारे एक्शंस के रिजल्ट भी लिखे जा रहे हैं. इट टीचेस पीपल टू लीव अ गुड, रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल लाइफ. हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को गुड, रिस्पॉन्सिबल और माइंडफुल होकर जीना है. थ्रू गुड कर्मा वन कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर एंड मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअल फ्रीडम. अगर हम अच्छा कर्मा करेंगे तो हम अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक स्पिरिचुअल फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, मतलब फ्रीली होकर, पॉजिटिव होकर हम जी सकते हैं. तो इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. अगर पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.